हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में जहां हम सेक्शन बी और सी को देखेंगे। और आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इन सबको करके जाइए जिससे आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, डे नंबर 21 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, hence find the value of p for which y equal to px plus 2। ओके, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी है x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, और एक वैल्यू दे रखी है आपकी इक्वेशन आपको दे रखी है टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स। ओके, x और y को सॉल्व करके हमें यहाँ पे वैल्यू रख के पुट करना है और p की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन है, और जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो मेथड है। एक है एलिमिनेशन और एक मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन भी हम लगा सकते हैं और एलिमिनेशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन अगर लगानी है तो हम क्या करेंगे, किसी एक को राइट साइड पे ले जाएंगे और पुट कर देंगे वहाँ वैल्यू। और एलिमिनेशन लगानी है तो आपको कोफिशिएंट सेम करना होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको ए एक्स को कट करना है, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए आप इनका एलसीएम देखेंगे, तो 2 और 1 को अगर हम कॉमन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है, तो यहाँ पर आप 2 बना लीजिए। ठीक, तो 1 से 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 1 ज़ा 2x, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4y, पूरी इक्वेशन को करना होता है, 6 2 ज़ा 12। ओके, फिर जो ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी उसको लिख दी हमने इक्वल टू 6। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। ओके, तो एलिमिनेशन में हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारा साइन कैसा है। तो जिसको हम कट करने जा रहे हैं एक्स को, इनके साइन है दोनों प्लस या दोनों माइनस, कोई भी हो सकते हैं। सेम साइन होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे साइन लिखते हैं माइनस का। ओके, अब ऊपर प्लस है, नीचे प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, तो ये माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर कट जाएगा। अगेन ऊपर है प्लस का, नीचे प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 में से 1 गया, बचा आपका 3y। अगेन ऊपर है प्लस का, नीचे आपका माइनस है, तो 12 में से 6 अगर हम माइनस करते तो आता है 6। ओके, बीच में इक्वल का साइन, 3 से 6 कैंसिल हो गया, डिवाइड में जाके 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो आप इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में जो हमारी थी नॉर्मल 1, और सेकंड वाली इक्वेशन भी थी हमारी, तो हम किसी में पुट कर सकते हैं, तो 1 में पुट कर देता हूँ। तो y की वैल्यू 1 में पुट करी तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू आ चुकी है 2 इक्वल टू 6। 2 2 होता है 4, 4 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 4 होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। ओके, तो x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब जब दोनों की वैल्यू आ चुकी है तो हमें लास्ट में निकालनी थी वैल्यू p की। इक्वेशन दे रखी थी y इक्वल टू पी एक्स प्लस 2, तो y आ गया 2 इक्वल टू p, x की वैल्यू भी आ चुकी है 2 प्लस 2। नाउ इस प्लस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2 माइनस 2 नंबर के पास जाएगा, और ये हो गया हमारा 0। ओके, अब डिवाइड में जाएगा हमारा मल्टीप्लाई का 2, तो ये रहेगा 0/2। तो 0 समथिंग हमेशा 0 ही होता है, तो वैल्यू आ गई आपकी 0। ओके, तो ये था हमारा आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। सिंपल, आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो आपको अच्छे से आती है आप उसे लगा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट 22, यहाँ पे चॉइस है। पहले ए वाला पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में आपसे क्या रखा है, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें डीई पैरेलल दे रखा है बीसी के। ओके, तो यहाँ पे लाइन दे रखी होगी आपको डीई पैरेलल बीसी। ओके, और एडी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो ये एडी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर। बीडी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एसी की वैल्यू दे रखी है, एसी मतलब ये पूरी वैल्यू दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है ए की वैल्यू, तो यहाँ ए की वैल्यू को मैं एक्स मान लेता हूँ। लेट ए को हम बोल देते हैं एक्स। ओके, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो कॉमन सी बात है, अगर हम 14 में से इस x को माइनस कर दें तो वही वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस एक्स। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ कंडीशन क्या दी है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी किसी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल ए बी सी है और यहाँ डी ई एक लाइन है, तो अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, अगर ये चीज़ गिवन है तो हमारी एक थ्योरम होती थी बीपीटी। ओके, या फिर बोल सकते हैं थेल्स। तो थेल्स थ्योरम में यही कहा गया था कि अगर कोई भी लाइन किसी भी
साइड के पैरेलल है, ओके, तो आप क्या बताएंगे जो दूसरी साइड्स को कट कर रही है, ये भी ध्यान रखना, जो हमारी लाइन पैरेलल है वो कट कर रही है अदर टू साइड्स को, ठीक है, तो उनका रेशियो जो होगा वो सेम होगा। मतलब जो हमारा रेशियो बन रहा है साइड्स का ए डी, ये रेशियो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ओके, ये आया बाई बी पी टी, अगर पैरेलल गिवन है तो, ओके, तो पैरेलल गिवन था हमने लगा दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, ए डी की वैल्यू है 3, डी बी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है x और ई सी की वैल्यू अभी हमने 14 माइनस एक्स देख ली थी, ठीक है। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिवाइड से ऊपर जाएगा, ओके, और 4 को भी इधर डिवाइड से ऊपर ले जाएंगे तो 3 के पास चला गया 14 माइनस एक्स, ओके, ब्रैकेट जरूर लगाया करिए, यहाँ पे 4 चला गया। सॉल्व करते हैं तो 14 3 हो गया 42 माइनस 3 को x से किया तो 3x और यहाँ 4x। नंबर के पास हमारा सॉरी x के पास x वाला जाएगा तो 4x के पास माइनस 3x किया तो प्लस का 3x, 4 प्लस 3 हो गया 7x। अब 7 डिवाइड में जाएगा तो ये इसको कट करेगा 6 टाइम्स, तो यहाँ x की वैल्यू आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। अब हमने ए की वैल्यू निकाली थी तो ए को ही हमने x बोला था, तो ए की वैल्यू भी यही आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि यहाँ पैरेलल दिया था तो मैंने यहाँ थेल्स थ्योरम लगा दी, उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई कर ली, ओके। आई होप ये क्लियर होगा, ध्यान से कर लीजिएगा थेल्स थ्योरम का प्रूफ, साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, ये आते रहते हैं अक्सर। अब आ जाते हैं इसके और वाले पार्ट पे। और वाले पार्ट में क्या लिखा है देखिए, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल इन विच पी एस एंड क्यू टी आर altitudes from P and Q respectively intersecting each other at M, prove that angle triangle QSM similar triangle PTM, ओके। अब हमें क्या कह रखा है कि जो PQR है एक ट्राइंगल है, जो हम देख सकते हैं यहाँ पर PQR एक हमारा ट्राइंगल दे रखा है जिसमें PS एक PS है और एक QT है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट्स है, किस पर, यहाँ पर एक जो QR पे है PS और PR पे है ये QT, ठीक है। तो ये दोनों क्या है हमारे एल्टीट्यूड दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, ओके, 90 का एंगल बना रहे हैं। अब हमें जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कहाँ, ये M पॉइंट पर, ये दोनों एल्टीट्यूड यहाँ पे कट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, जो ट्राइंगल है हमारा QSM, ओके, जो ये वाला ट्राइंगल है QSM, वो आपका सिमिलर होगा किसके, PTM के। तो बहुत ही इजीली आप इसको कर लेंगे, तो हम ले लेते हैं ये दोनों ट्राइंगल, लिख देंगे इन ट्राइंगल QSM एंड सेकंड ट्राइंगल PTM, ओके। अब देखिए QSM और PTM को हम देखें तो हमें पता है अगर यहाँ 90 है, लीनियर पेयर से इधर भी 90 ही होगा, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा ये वाला एंगल, तो एंगल QSM इक्वल टू एंगल PTM, एक हमारे हो गए ईच 90। सेकंड, जब हमारी दो लाइन कट करती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे M पे कट कर रही है दोनों, यहाँ से PS और यहाँ से QT था ना, ये लाइन आप देखेंगे, तो जो ये एंगल होते हैं ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे एंगल 1 बोल दूं मैं इसको, एंगल 2 बोल दूं, तो एंगल 1 और 2 क्या हो गए हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। अब आपको सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया में पता होगा, अगर हमें दो एंगल में मिल जाए तो भी हम बोल सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ओके। हम बोल देंगे बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, जो हमारे ट्राइंगल है QSM सिमिलर टू ट्राइंगल PTM, ओके। तो ये था हमारा आंसर, आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, देखें, इन द गिवन फिगर O is the center of circle and PA and PB are tangents drawn to circle from external point P. If OP is 10 centimeter, PA is 8 centimeter, then find the length of the diameter of circle, okay। तो यहाँ पर आपको क्या रखा है, O सेंटर है एक सर्कल का, ओके, और PA और PB दो टेंजेंट्स हैं, आप देख रहे होंगे एक्सटर्नल पॉइंट P से, ओके। और दो टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं, इक्वल टेंजेंट होती हैं, थ्योरम 10.2 में हमें पता है। OP की वैल्यू दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो OP है ये जिसकी वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। PA की वैल्यू दे रखी है 8, तो ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है डायमीटर। अब डायमीटर हम तब निकाल पाएंगे जब हमें रेडियस पता होगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब सर्कल होता है, अगर उसमें एक टेंजेंट है और रेडियस है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, थ्योरम 10.1, ओके। और आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो इक्वल भी होती है, ये हमारी थ्योरम 10.2 कहती है। तो यहाँ आउटर पॉइंट P था, दो टेंजेंट थी PA और PB,
तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, तो पी ए बराबर क्या होगा, पी भी कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 ही तो होगा, ठीक है। नाउ ज्वाइन कर देंगे हम इसको, चाहे ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्वाइन कर देते हैं हम ओ बी को, और अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ओ बी परपेंडिकुलर मिल जाएगा पी बी के साथ। थ्योरम 10.1 में ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, ओके, नीचे बेस है, हमें यहाँ रेडियस निकालना है, तो रेडियस की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर पाइथागोरस लगा देते हैं, हाइपोटेनस सामने है तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो को हमारा रेडियस हो गया, ओके। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 इधर जाके माइनस होगा तो 100 माइनस 64, यहाँ आ जाएगा आपका 36, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, 36 होता है प्लस माइनस 6, पता है रेडियस है, साइड है, तो साइड की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। हमें निकालना था डायमीटर की वैल्यू, तो डायमीटर क्या होता है, डबल होता है रेडियस का, तो 2 टाइम्स कर देंगे इसका, तो आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ओके। तो ये था हमारा आंसर। आप बस चीज़ों को ध्यान रखिए, यहाँ पे थ्योरम्स जो हमारी 10.1 है, 10.2 है, यही क्वेश्चन में लगेंगी, क्वेश्चन कोई भी आ जाए इन्हीं को घुमा फिरा के आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं 24। यहाँ क्या रखा है, 10 a इक्वल टू रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो पहले आप क्या करें, एंगल निकाल लीजिए। 10 a बराबर कितना रखा है, रूट थ्री। अब रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो ये होती है आपकी 10 60 की, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो जो एंगल ए है उसकी वैल्यू आती है 60, ओके। इसमें आपको राइट एंगल नहीं बनाना पड़ेगा, सीधे हो जाएगा। अब वैल्यू निकालनी थी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस वैल्यू दे रखी है ए की 60 माइनस साइन ए की वैल्यू दे रखी है 60। अब कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 सॉल्व कर देना है। कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, ओके, स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम ऑलरेडी 4 है, 1 माइनस 3। अब माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा -2/4। कैंसिल करते हैं तो ये 2 1 से 2, 2 2 जा 4। तो फाइनली जो आपके पास वैल्यू आई है -1/2 आई है, ओके। तो ये था आंसर। सिंपली आप इसको पहले एंगल निकाल लेंगे कंपेयर करके, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ओके। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि 10a इक्वल टू 1/2, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आपको पता है कि 1/2 आपने टेबल पढ़ी है उसमें नहीं मिला आपको, तो आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, ए हमारा एक्यूट एंगल होता है तो यही रख लेना, इधर भी रख सकते हैं बट यहाँ रखेंगे, ठीक है। सामने A1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा के थर्ड साइड निकाल देंगे, ओके। उस थर्ड साइड को निकालने के बाद यहाँ रेशियो ले लेंगे, जैसे कॉस रेशियो होता है हमारा B/H का होल स्क्वायर, और साइन होता है P/H का। फिर इसको साइड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों तरीके आपको क्लियर होने चाहिए। आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, इसका और वाला पार्ट है, x साइन 60 प्लस कॉस 30 माइनस 1045 इक्वल टू √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके। तो यहाँ भी हम वैल्यूज रखते हैं, तो x साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, माइनस 1045 के लिए होती है 1 इक्वल टू √3/2, ओके। अब देखिए यहाँ ये प्लस का √3/2 और ये इधर वाला √3/2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। कहीं गलती से आप इसको मत कट कर देना, बिकॉज ये x के साथ है तो वो नहीं कट होगा, ठीक है। तो यहाँ बचा x इंटू √3/2 -1 इक्वल टू 0। -1 को आगे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका +1। अब 2 यहाँ से डिवाइड से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके 2 1 2 हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2/√3, ओके। तो x की वैल्यू आ गई 2/√3। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 25। 25 में आपसे क्या रखा है, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ABCD एक स्क्वायर है तो सारी साइड्स 10 है। सेक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कट फ्रॉम द कॉर्नर। अब साइड में एक सेक्टर यहाँ पे कट कर दिया गया है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ओके। आगे तो ये रेडियस दे रखा है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन यहाँ पे दिखा रखा है आपको, इसका एरिया निकालना है।
तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पूरे एरिया में से, पूरा एरिया मतलब किसका, स्क्वायर का एरिया में से माइनस कर देंगे जो ये सेक्टर वाला पार्ट है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, अब यहाँ बात आती है सेक्टर है तो यहाँ पे थीटा भी पता होना चाहिए। अब देखिए थीटा कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वर्टिसेस पे वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट भी है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट ही हुआ ना, क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 तो होता है, तो आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना थीटा अपॉन 360 भी ले सकते हैं। ओके, तो जो सेक्टर है हमारा ये क्वाड्रेंट ही है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर माइनस सेक्टर का एरिया होता क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 लेंगे, वरना आप 1/4 पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, बिकॉज क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 10, थीटा आपके पास 90 है अपॉन 360 है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 बोली है, और आर अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट या सेक्टर जाएंगे तो ये 5 है, ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 बार, 0 से 0 कटा, 9 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 1/4 ही आता है, इसलिए फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस पॉइंट आ लेना, नीचे 2 0, 5 से कट करो, 5 टू ज़ा, फिर 5 से कट किया 5 4 ज़ा, 2 से कट कर लिया 2 2 ज़ा, और इसको कट किया तो 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा और 2 7 ज़ा, तो फाइनली हमारे पास आया है 157, और नीचे 4 2 ज़ा 8। अब 157 और 8 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 1 ज़ा 8 का 19.625। अब 100 में से 19.625 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो जब इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 80.375 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप ये समझ गए होंगे, आपको बस अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है और अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना है। एंगल 90 आता है तो क्वाड्रेंट बनाता है वो। ओके, अब प्रूव रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इस चीज़ को हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी कई बार, आप इसका प्रोसीजर देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 को भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसमें देखिए जाके, प्लेस में आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज वाले में, वन शॉर्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने सिंगल नंबर को बता रखा है, और अगर कंबाइन करके आ जाए 3 + 5 रूट 5 या 7 - 5 रूट 3 ऐसे कुछ, तो भी बता रखा है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको x, y और z की वैल्यू बतानी है, और एक फैक्टर ट्री है, फैक्टर ट्री हमारा क्या होता है, इसमें ब्रेक करते करते इसके फैक्टर्स बनते जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर आपको दो वैल्यू नहीं पता, ना x पता ना y, तो हम इसको नीचे से देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू पता है, तो हमें पता है जो w है, w के फैक्टर 13 और 7 होंगे, बिकॉज ये नीचे ऐसे ही खुला है, तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो w की वैल्यू मिल जाएगी, तो 13 और 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है 91, तो ये वैल्यू किसकी है, w की, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 91। अब 91 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 91 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा z, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 273, तो z की वैल्यू हो गई 273। अब 273 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 819 मिल जाएगा, जो कि आप चेक करने के लिए कर सकते हैं कि आपने सही किया, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका यही 819 ही आएगा, बिल्कुल सही है, मतलब आपने सही कर रखा है, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। फिर 819 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 819 की और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1638, तो ये आ गया 1638, और लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 1638 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x। ओके, ये तो y की वैल्यू मिली थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3276। ओके, तो लास्ट जो वैल्यू आई है ये आई है 3276। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ whose zeros is respectively twice the zeros of polynomial 2x² - 5x + 2। हमें क्या रखा है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरो डबल होंगे जो एक गिवन पॉलिनोमियल है उसका, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। तो पहले तो आपको इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो मिडिल टर्म के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, तो प्लस का 4 आपको मल्टीप्लाई करके लाना होता है, और -5 आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना होता है। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपको -5 देते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 करें, ठीक है, तो 4 में 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 मिल जाएगा, और 4 में 1 को ऐड करें तो 5 मिल जाएगा।
बट साइन अगर माइनस का चाहिए ऐड करने पे तो आपको दोनों को माइनस का रखना पड़ेगा। ओके, -4 और -1 -5 दे देगा, और -4 और -1 मल्टीप्लाई होकर +4 भी दे देंगे। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x² माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 2 और x कॉमन है, अंदर बचा आपका x माइनस 2। ओके, बिकॉज इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो ये मिल जाएगा, और नेक्स्ट 4x मिल जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में वही आएगा जो इधर आया। अब यहाँ वैल्यूज आपकी सेम मिल रही हैं, तो बस आपको नीड है 1 की। साइन देख लेंगे -1। ओके, 2x को 1 के साथ लिखा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, और एक आ गया x माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख के हम इसके जीरोस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 इधर जाके +1, और 2 मल्टीप्लाई से पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो ये पहली वैल्यू आ चुकी है। ओके, ये पहला 0 इसको अल्फा बोल देंगे। सेकंड वैल्यू है हमारी x माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 2, तो ये वैल्यू हो गई बीटा की। ओके, तो अब पहले तो हमने जीरोस निकाल दिए। अब हमें क्या रखा है, हमें उस पॉलिनोमियल को बताना है जिसके जीरोस ये गिवन पॉलिनोमियल के डबल होंगे। तो डबल का मतलब क्या है, तो हमें जो नया वाला पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस डबल होंगे, तो डबल 2 अल्फा और दूसरा होगा 2 बीटा। अब अल्फा की वैल्यू अभी निकाली है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दूसरा वाला जीरो आ गया 1। और 2 बीटा सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू बीटा की वैल्यू 2 निकाली, तो 2 2 4। तो नए जीरोस आ गए हमारे 1 एंड 4। अब इसके अकॉर्डिंग हमें अपना पॉलिनोमियल बनाना है। तो हमारा क्या रिलेशन होता है पॉलिनोमियल बनाने वाला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो सम सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू जीरोस जो है। तो नए जीरोस क्या है, एक 1 है और एक 4 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 5, तो बीच में आ गया 5। एक है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 1 और 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4। ओके, यहाँ रख देते हैं, आप अलग से सॉल्व कर लिया करिए जैसे मैंने करा। तो x² माइनस सम की वैल्यू आई 5x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आई 4। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इसको बस आपको इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ऑल द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। अब ग्राफिकली इक्वेशन जब सॉल्व करने के लिए आएंगी तो क्या करेंगे वो हम देखेंगे। साथ साथ हमसे क्या रखा है, कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं जो ट्राइंगल फॉर्म होगा बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो देख लीजिए, सबसे पहले ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपने ऑलरेडी 9th क्लास में भी सॉल्व कर रखा है। पहली इक्वेशन जैसे दे रखी है यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इसको ग्राफिकली मैं सॉल्व करने से पहले इसके पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। अब एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ओके, 2 वेरिएबल की हमें पता है क्यों, क्योंकि अगर हम x की कोई वैल्यू रखें तो y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यूज निकालूंगा। मान लीजिए आपने x को 0 रखा, तो यहाँ पे अगर आप 0 रखेंगे तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, और ये इसको डिवाइड करेगा तो 2 3 6, पहला 0 मिल जाएगा, मतलब पहली वैल्यूज मिल जाएंगी। ऐसे ही एक बार y को 0 रखा करिए, तो y को जब 0 रखेंगे तो x इक्वल टू सीधे सीधे 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन निकाल लीजिए, बहुत है। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन के लिए भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से हम एक टेबल बना लेंगे जहाँ पे एक जगह हम x लिखेंगे, एक जगह y। देखिए, अब अगर आप x को 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो ये 2 डिवाइड में जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो -2 जाएगा, तो ये 2/-2 हमारा कट करके -1 दे देगा, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, इसी तरीके से y को 0 रखेंगे, तो जब y को 0 रखेंगे तो ये 3 डिवाइड में जाएगा। ओके, अब 3 डिवाइड में जाएगा तो 2/3 बनेगा। अब 2/3 एक पॉइंट वाली वैल्यू देगा, तो आप 0.66 करते रहेंगे ना, 6 7, तो वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, तो हम थोड़ी सी कोई और वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो y को 0 ना रख के कोई और वैल्यू ऐसे ले लेते हैं जिससे हमारा सॉल्व हो जाए क्लियरली। ओके, तो 3x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 2, 2 2 4, उधर जाएगा, माइनस था तो प्लस बन जाएगा, तो 3x इक्वल टू 2 प्लस 4, ये जाएगा 6, और 3 इसको जब डिवाइड करेगा 2। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम y को 2 रखते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2। ओके, तो पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं। अब इससे हम ग्राफ बना लेते हैं। मैंने डायरेक्टली 2 को यहाँ पे चूज कर लिया क्योंकि 1 और 2 से आपकी अपॉन में फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही थी जो सॉल्व नहीं हो रहा था, और ये फ्रैक्शन हमारा कंटिन्यू चलता जा रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए एक वैल्यू चुन ली। ओके, अब हमारे पास एक होता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है हमारा x, और ऊपर मैं पहले बना चुका हूँ y। ठीक है, जो वर्टिकल वाला है। पॉइंट्स देख लीजिए, मैक्सिमम x की वैल्यू मैक्सिमम गई 6 तक, तो 6 की पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 तक लिख दी, और माइनस में तो गई नहीं है तो हम फिर भी एक दो प्लेस तक दिखा देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू गई है 3 तक, मैक्सिमम गई है, और माइनस में -1। ठीक है,
तो y की वैल्यू भी लिख देते हैं, ऊपर होती है पॉजिटिव, ओके, और नीचे होती है नेगेटिव। अब पहले वाले पॉइंट्स क्या थे, 0 एंड 3, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3 कहाँ मिलती है, वो y एक्सिस पे ही मिलती है, तो ये जाएगा 0,3। नेक्स्ट 6,0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम लाइन को बनाते हैं लीनियर इक्वेशन की, तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। आगे एरो दिखा देंगे, एरो मतलब इसके आगे भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट अगले वाले जो टेबल है उसमें है 0 पे -1, तो x की वैल्यू 0, y पे -1, वो नीचे है, 0 पे -1 यहाँ मिलेगा y एक्सिस पे, और दूसरी वैल्यू है x भी 2 है, y भी 2 है, और दोनों ही पॉजिटिव है, तो x2 यहाँ से है, y2 यहाँ से है, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ से x आ रहा है, यहाँ से y आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो इस लाइन को अब मिला देते हैं इस तरीके से ऊपर। अब यहाँ पर आपसे बोला था एक ट्राइंगल बनेगा, जो कि बनेगा आपका कौन से एक्सिस से, वाई एक्सिस से, और जो लाइन है यहाँ पे कट कर रही है, तो लाइन देखें, लाइन यहाँ पे कट करिए, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो वाई एक्सिस आपका ये है, ओके, और लाइन ये है, तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ओके, आपको ध्यान रखना है। अगर एक्स एक्सिस बोलता तो हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, ओके, क्योंकि नीचे ट्राइंगल ये है और साइड यहाँ पे आती, बट ये नहीं बोला गया था तो हमने इसको नहीं लिया, ओके। तो हमारा जो ट्राइंगल बना है, इसका नाम मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोलते हैं बी, और यहाँ हो जाएगा सी, ओके। तो ए के हमने वर्टिस, हमें इसके कोऑर्डिनेट भी बताने थे, तो ए के पॉइंट हो गए 0,-1, ओके। सी के पॉइंट पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं 0,3। बात आती है बी के पॉइंट की, तो बी यहाँ पे कट कर रहा था, दोनों पॉइंट कहाँ कट करते हैं, 2,2 पे, तो बी के पॉइंट हो जाएंगे ये, ओके। और जो हमारा ट्राइंगल बना वो ये वाला ट्राइंगल बना। आई होप ये क्लियर होगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ग्राफिकल मेथड आ रही है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे ये एजेस का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 16 years ago at the time of marriage Ajay was 5 years elder than his wife. The present age of the wife and Ajay are in ratio 8:9. Find their ages at the time of their marriage. अब 16 साल पहले, ठीक है, जब उनकी शादी हुई थी अजय और उसकी वाइफ की, तो वो जो अजय था 5 साल बड़ा था अपनी वाइफ से, ओके। अभी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 8:9। आपको दोनों की एजेस बतानी है जिस समय उनकी शादी हुई थी, ठीक है। इसका क्वेश्चन आए तो हमेशा प्रेजेंट एज मान लिया करिए, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ अजय, ओके। तो अजय की एज अगर हम देखें तो रेशियो में दे रखी है, तो अजय की एज और उसकी वाइफ की एज, ओके, और एज ऑफ हिज वाइफ। अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, देखिए वाइफ का नाम पहले आया है, अजय का नाम बाद में आया है, तो याद रखें यहाँ पर ये वाइफ के एज का रेशियो दे रखा है और यहाँ पे अजय की। कहीं जल्दीबाजी में उल्टा मत कर देना कि हाँ क्वेश्चन की शुरुआत अजय से हुई थी तो यहाँ पे कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वाइफ की एज जो है वो है 8x मान लेते हैं, और जो अजय है उसकी एज को मान लेते हैं 9x, ओके। रेशियो है था तो हमने x एक वेरिएबल ले लिया दोनों के साथ, तो हमने ये बोल दिया। अब 16 साल पहले, अब दिमाग लगाइए, अभी जो एज है अजय की एज है 9x और वाइफ की एज है उसकी 8x, तो 16 ईयर एगो, 16 साल पहले, तो 9x में से 16 क्या होगा, माइनस होगा ना, और यही 8x में से भी 16 माइनस होगा क्योंकि दोनों की एज में 16 साल कम होंगे, ओके। फ्यूचर बोलेगा तो प्लस और पास्ट बोलेगा तो माइनस, ओके। तो अब आप कंडीशन पे आते हैं 16 साल पहले, तो 16 साल पहले की एजेस मैंने बता दी। अजय वॉज, जिसका नाम आया उसको पहले लेंगे, तो अजय कितना है 9x माइनस 16, वॉज मत इक्वल टू कर देंगे 5 ईयर एल्डर टू हिज वाइफ। एल्डर मतलब होता है बड़ा, और बड़ा मतलब प्लस, ठीक है। अगर यंगर आता है तो माइनस, ओके। तो 5 ईयर एल्डर, 5 ज्यादा है किससे, अपनी वाइफ से। तो वाइफ कितना थी उस समय, वो थी 8x माइनस 16, ओके। आई होप ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन में ऐसे कहा गया था। अब x वाला पार्ट x के पास ले जाएंगे, तो 9x के पास में हम 8x को लेके आ जाते हैं, और इक्वल में लिखा है 16 प्लस 5, और ये माइनस का 16 इधर जाएगा तो प्लस का 16। अब 9x में से 8x गया तो x बचा, 16 में से 16 कैंसिल हो गया, फाइनली आपके जो x की वैल्यू आई है 5 आई है, ठीक है। तो ये 5 आपका जो कॉमन नंबर था वो आ गया। अब हमें बतानी थी उनकी एजेस एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, मैरिज के टाइम पे बतानी थी। मैरिज के टाइम मतलब ये वाली, ये मैरिज के टाइम पे तो है, तो 9x माइनस 16, तो 9x की वैल्यू आई है 5 माइनस 16,
9 5 ज़ा 45 माइनस 16। अब 45 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 929। ओके, तो ये किसकी आ गई, अजय की एज। ऐसे उसकी वाइफ की एज है 8x माइनस 16। तो 8 इंटू 5 माइनस 16, 8 5 ज़ा 40, 40 माइनस 16 अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 24। और वैसे भी देख सकते हैं कि 5 साल कम थी तो 29 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आपको 24 ही आना है ना। तो उसकी वाइफ की एज आ गई 24। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। प्रेजेंट पूछता तो हम सीधे सीधे यहाँ रख देते 8x और 9x में, बट आपसे उस समय की पूछी है तो हमने वहाँ रखा जहाँ पे 16 ईयर पहले जो उसकी एज थी। ठीक है ना। तो ये वन वेरिएबल में ही क्वेश्चन को हमने इसको किया है, बट आपको चीज़ें समझ के करनी है। क्वेश्चन टफ नहीं था, चीज़ें घुमा दी जाती हैं बस। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट 29 पे। हमें प्रूफ करना है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ओके, तो ये वैल्यू हमें सॉल्व करके लानी है। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये हमारी है एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड और ये है आर एच एस। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में भी कॉट ए प्लस कॉस ए। ओके, अब देखिए कॉट ए को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का पहले, और साथ साथ रेसिप्रोकल होता है, मतलब साथ साथ इसका रिलेशन होता है कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म में। ओके, बिकॉज टेन का उल्टा है तो साइन अपॉन कॉस होता है, उसका उल्टा हो जाएगा। बट हमको आंसर में कॉस या साइन नहीं चाहिए तो हमें टेन चाहिए था, तो इसके फॉर्म में लिख देते हैं 1/10 ए। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस जो होता है हमारा वो होता है सेक का, तो कॉस ए इक्वल टू 1/sec है। और फाइनली हमें आंसर में सेक भी चाहिए तो हम लिख देंगे 1/sec है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। नीचे भी वही सेम लिखा था तो उसको भी ऐसे कर लेते हैं 1/10 ए, बट साइन प्लस है 1/sec ए। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं तो देखिए, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे 10a है तो इसकी मल्टीप्लाई सेक से कर देंगे ऊपर और नीचे, तो सेक ए से ऊपर और सेक ए से नीचे। इधर सेक ए था तो इधर 10a से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, एलसीएम बनाने के लिए तो ऊपर आ जाएगा सेक ए माइनस 10a और अपॉन में आ चुका है आपका सेक ए 10a एलसीएम। नीचे भी यही सेम चीज़ हम करेंगे तो नीचे भी यही हो जाएगा सेक ए, बट साइन प्लस का है यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा अपॉन में सेक ए 10a। ओके, ये ऊपर जाएंगे जब तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो आपका फाइनली जो ये आएगा सेक ए माइनस 10a अपॉन सेक ए प्लस 10a। ठीक है, अभी भी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया जो आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, जैसे आपके जब कोई दो टर्म सेम हो, एक प्लस का है नीचे माइनस का है, तो आपने पढ़ा होगा जैसे कि आपका लिखा होता था 1 रेशलाइजेशन क्या होगा 3 + √3। तो उसको रेशलाइज कैसे करते थे, जो टर्म नीचे होता था इसकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते थे बट साइन चेंज होता था। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ रेशलाइजेशन करना होगा कैसे, तो सेक ए माइनस 10a अपॉन सेक ए प्लस वाला है तो प्लस वाले टर्म का उल्टा हो जाएगा माइनस वाला, तो ऊपर सेक ए माइनस 10a से ऊपर और सेक ए माइनस 10a से नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म तो सेम है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर बन गया। लेकिन नीचे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी जो अक्सर बनती है रेशलाइजेशन में, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है 1+10² ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये दोनों साथ में है तो अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10² ए इक्वल में क्या आ जाएगा 1। तो कहीं पे भी सेक स्क्वायर ए माइनस 10² ए मिले तो उसको हम 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, तो सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया 1 बिकॉज उसकी आइडेंटिटी है। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है सेक ए माइनस 10a, यही हमको चाहिए था, का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया राइट हैंड साइड और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बस आपको ध्यान से समझना है कि अगर एंड में ऐसा रिलेशन मिल रहा है तो उसको इस तरीके से रेशलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने ये वाले क्वेश्चन करेंगे ना रूट वाले, जिसमें इस तरीके से लिखा रहता था तो अपॉन वाले से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे,
ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी है। आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है? द नंबर ऑफ अ डाई आर रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। द डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपेयर्ड ऑन द डाई इज। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। जो डाई है, डाई पे हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, बट इन नंबर्स को रिप्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किन से? फर्स्ट 6 इवन नंबर से। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे 2 की टेबल में आते हैं। तो पहला जो इवन नंबर होता है वो होता है हमारा 2, तो 1 को रिप्लेस कर दिया मान लीजिए 2 से। आगे 2 को रिप्लेस कर दिया 4 से, क्योंकि फर्स्ट 6 नंबर ना, तो ये हो जाएगा हमारा 6 से, 4 को 8 से, 5 को 10 से और 6 को 12 से, बिकॉज यही तो होता है 2 4 6 8 10 और 12। ये हमारे फर्स्ट 6 इवन नंबर है जिससे हमने रिप्लेस कर दिया अपने ओरिजिनल नंबर को। तो हमारे पास अब नंबर ये वाले हैं, ध्यान रखेंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है पहली, ग्रेटर देन 4। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर। तो 4 से बड़े नंबर देखिए, ये सारे हमारे 4 से बड़े नंबर हैं, 6 8 10 और 12। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4। तो 4 अपॉन टोटल कितने? 6 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 2 3 जा, तो 2 अपॉन 3 आ चुका है। अगला है आपका डिविजिबल बाई 3। अब डिविजिबल बाई 3 का मतलब जो 3 की टेबल में आता हो, तो 3 की टेबल में पहला नंबर 3 है, लेकिन ये इवन नहीं है, ऑड है और यहाँ पे आ भी नहीं रहा है। दूसरा 3 2 6, 3 3 9, ओके, वो यहाँ पे नहीं है। 3 4 12, फिर आ गया 3 5 15, 15 भी नहीं है, क्योंकि 12 के बाद तो नंबर ही नहीं है। तो हमारे पास दो ही नंबर है, 6 और 12। तो दो नंबर हो गए, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 2 अपॉन नंबर थे 6, तो 1 अपॉन 3। ओके, लास्ट में आपसे क्या रखा है? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब नॉट मल्टीपल ऑफ 10 आपसे बोला है, तो 10 का मल्टीपल नहीं मतलब 10 की टेबल में नहीं आना चाहिए। तो 10 की टेबल में कौन कौन नहीं आ रहा है? 10 तो आता ही है, 10 1 10, फिर 20 आता है, आगे चले जाएंगे। तो 10 को नहीं रखना, बस नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10। बचे कौन? 2 4 6 8 12, तो 5 नंबर हो गए। 5 ऑन 6 आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके, सिंपल सा था। आई होप ये क्लियर होगा। बस ध्यान से करना है, कहीं डाइस देख लीजिए फिर वही नंबर ले लिए। पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है आपको क्वेश्चन को। नेक्स्ट 31। 31 में क्या रखा है? इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर circumscribes the circle if px equal to 10 centimeter, xy equal to 8 centimeter, rz equal to 6 centimeter, find perimeter of pqr। ओके, तो पी क्यू आर हमारा एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, मतलब इसके अंदर एक सर्कल है। पी एक्स की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे 10 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। क्यू वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 8 और जेड आर की वैल्यू दे रखी है 6। ओके, आपको पेरीमीटर चाहिए। ओके, तो पेरीमीटर चाहिए किसका? इस ट्राइंगल पी क्यू आर का। पेरीमीटर तो तभी निकाल पाएंगे जब आपको सारी साइड पता होंगी। सारी साइड मतलब जो पहली साइड है आपकी ये पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, ऑल साइड्स। तो ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी हमें, उनको निकाल लेते हैं। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि हमारा सर्कल जो होता है उसके आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं इक्वल होती हैं। बार बार हम चीज को कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज हमारी बराबर होती है थ्योरम 10.2 से। तो देखिए ये पी एक आउटर पॉइंट है, तो पी से ये वैल्यू अगर 10 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ऐसे ही आर एक आउटर पॉइंट है, तो आर से इधर 6 सेंटीमीटर, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्यू भी एक आउटर पॉइंट है, तो अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो आप सारी वैल्यूज देख लेंगे। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ऐड करें तो 10 प्लस 8 हो जाएगा, ये 18। ओके, नेक्स्ट क्यू आर की वैल्यू की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6, ये हो जाएगा 8 प्लस 6 हमारा हो जाएगा 14। नेक्स्ट 6 और 10 हो जाएगा हमारा 16। ओके, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर में। सबको ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, यहाँ पे कैरी जाएगा 1 2 3 प्लस 1 4, तो 48 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर का। ओके, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आई होप ये क्लियर होगा। ये था सॉल्यूशन सेक्शन बी एंड सी का। नेक्स्ट में हम सेक्शन डी और ई को देखेंगे। तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपके भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।